हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे यहाँ पे अगस्त 2023 की, जो कि मंथली मैगजीन हम लोग कवर कर रहे हैं विजन आईएएस की। किसकी कवर कर रहे हैं? विजन आईएएस की कवर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पॉलिटी सेगमेंट को कवर किया, इंटरनेशनल रिलेशन को कवर किया और इकोनॉमिक्स को भी कवर कर लिया है। और आज हम लोग कवर करेंगे सिक्योरिटी को, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग पूरी तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे और फिर कल की क्लास में हम लोग एनवायरनमेंट को शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पहले जैसी पोस्ट मतलब आती है मैगजीन तो मैं पोस्ट करता हूँ, साथ ही साथ जो अंडरलाइन वाली मैगजीन होती है जो मैं पढ़ाता हूँ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो भी मैं पोस्ट करता हूँ जब सारी टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो मंथ के एंड में जो है कि। और साथ ही साथ और भी अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो आज का टॉपिक है हमारा सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे डीआरडीओ को। किसको पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों? डीआरडीओ को। पहले इसकी फुल फॉर्म पढ़िएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे स्टूडेंट केवल डीआरडीओ को डीआरडीओ के नाम से जानते हैं, पूरी फुल फॉर्म नहीं जानते हैं, जबकि वो इसरो की तो पूरी फुल फॉर्म जानते हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन डीआरडीओ की फुल फॉर्म नहीं पता होती है। तो याद रखिएगा, हिंदी में इसे कहा जाता है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। बात करते हैं कि क्यों ये चर्चा में है डीआरडीओ। तो देखिए, रक्षा मंत्रालय ने प्रोफेसर के विजय राघवन की अध्यक्षता में 9 सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया है। किसकी अध्यक्षता में गठन किया है? विजय राघवन जी की। और यह समिति डीआरडीओ के कामकाज की समीक्षा करेगी, ये देखेगी कि डीआरडीओ कहाँ तक काम कर रहा है, क्या क्या इसमें कमी है, क्या उपलब्धियां हुई हैं, ये सभी चीज़ों को यहाँ पर चेक किया जाएगा इस समिति के द्वारा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डीआरडीओ में सुधार अगर कोई करना है तो वो भी हम देखेंगे किन कारकों से सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे डीआरडीओ मिशन मोड परियोजना को समय पूरा नहीं कर पाया, यानी कि जो मिशन मोड यानी कि पायलट प्रोजेक्ट होते हैं जिनको एक टारगेटेड समय तक कंप्लीट करना होता है, अदरवाइज उस समय के बाद उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती है, तो ऐसी परियोजनाओं को भी वो समय से पूरा नहीं कर पाया, जिससे समय और लागत में भारी बढ़ोतरी हो गई। यानी समय बढ़ गया उस योजना का, परियोजना पे, और उस पर इन्वेस्टमेंट जो पैसा दे रही थी सरकार वो भी वेस्ट हो गया, तो दोबारा पैसा देना पड़ रहा है। और साथ ही साथ रक्षा स्वदेशीकरण संबंधी ट्रिलेमा। डिलेमा का मतलब क्या होता है दोस्तों? डिलेमा की बात करूं तो दुविधा, संकट, चिंता, ये होती है। और ट्रिलेमा का मतलब जब 3 क्षेत्रों में ये दुविधा बन जाए, जैसे कि उच्च गुणवत्ता, कम लागत और शीघ्र प्राप्ति। यानी हमें जो है कि कम से कम समय में कम लागत पर हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स हमें चाहिए थे स्वदेशी पद्धति से, इनके समाधान की आवश्यकता ने भी प्रशासनिक, कार्मिक और वित्तीय प्रणालियों के सुव्यवस्थित आधुनिकीकरण को जरूरी बना दिया है। अर्थात कहने का मतलब है कि डीआरडीओ ने एक तो मिशन मोड परियोजनाओं को पूरा नहीं किया, दूसरी समस्या थी कि वित्तीय प्रणालियों को, मतलब जो ट्रिलेमा था, उच्च गुणवत्ता कम लागत पे हमें जो प्राप्ति होनी चाहिए थी वो पूरी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से प्रशासनिक, कार्मिक और वित्तीय प्रणालियों में भी हम सुधार करने की जरूरत है, आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, ऐसा ये कमेटी के द्वारा कहा जा रहा है। और डीआरडीओ के अप्रभावी जो कामकाज है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्यों डीआरडीओ इस तरीके से अप्रभावी तौर पे कामकाज कर रहा है? पहला, कि उन परियोजनाओं में सामंजस्य स्थापित करने में सफल रहा जिसमें कई सारी एजेंसियां शामिल हो जाती हैं। अब जैसे डीआरडीओ कोई काम कर रहा है, वो केवल अगर डीआरडीओ के अधीन होता तो शायद वो काम जल्दी होता, लेकिन उसमें जब कई सारी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की एजेंसियां जुड़ जाती हैं तो उसमें सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो काम डिले हो गया। अलग अलग समितियों द्वारा अपर्याप्त निगरानी और आवश्यकताओं को बार बार बदलना, यानी एक तो मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हुई, और मॉनिटरिंग न होने की वजह से जो भी नई नई समितियां आई, जो भी कमेटीज आ रही थी, वो बार बार जो है कि उसकी जरूरत को बदलते जा रही हैं। ये वही हो जाएगा जैसे अगर आपका टारगेट है कि आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, यूपीएससी 2024 क्वालिफाई करना चाहते हैं, लेकिन आपके रास्ते में यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम आ गया, बीपीएससी का एग्जाम आ गया, आरओआरओ का आ गया, एपीएस का आ गया, एसएससी जीडी का आ गया, पुलिस की भर्ती आ गई, टीचिंग वैकेंसी आ गई, लेखपाल की भर्ती आ गई, तो इससे क्या हुआ? आपके टारगेट बार बार बदलते गए, आपकी आवश्यकताएं बार बार बदलती गई, और आप आईएएस का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके और ना ही इन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाए। तो सेम यही चीजें डीआरडीओ के साथ हो रही थी कि समय समय पे जो है कि उनके टारगेट्स, उनकी आवश्यकताएं बदलती चली जा रही थी। अनावश्यक घटकों पर कार्य करना, यानी अप्रचलित प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान और विकास कार्य के परिणामस्वरूप प्रयासों की निरर्थकता में बढ़ोतरी हो रही थी।
यानी ऐसी टेक्नोलॉजी पर फोकस ज़्यादा किया जा रहा था जिसका अब आज के समय में कोई आवश्यकता नहीं है। आज हमें हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, उच्च गुणवत्ता वाली टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो साइबर अटैक से हमें सुरक्षित कर सके, प्राइवेसी के मुद्दे को सॉल्व कर सके, ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए। लेकिन हम किस पे काम कर रहे थे? अप्रयुक्त, जिसकी कोई अब यूज़ नहीं है, जो कई देशों ने छोड़ दी है टेक्नोलॉजी, हम उस पर काम कर रहे थे। तो ये एक दिक्कत थी। मौजूदा प्रौद्योगिकियों या उपकरणों को के दोबारा उपयोग की संभावना बढ़ जाती है, तो ये वाली चीज़ें हैं। वहीं डीआरडीओ का नौकरशाही, देखिए ब्यूरोक्रेसी, चाहे वो आप किसी भी विभाग की देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी प्रशासनिक विभाग जो होता है, सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक होता है किसी भी चीज़ को लक्ष्य तक न पहुंचने में। अगर कोई लक्ष्य अपने अंतिम चरण तक नहीं पहुंच पा रही, कोई योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रही है, तो सबसे बड़ा लूप हॉल्स होता है वहां का प्रशासनिक विभाग। वो लाल फीताशाही जो कागजों में तो दिखाते हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पे समस्याएं पैदा कर रहा होता है। ये क्या करते हैं? परिणाम और निष्पादन की तुलना में प्रक्रियात्मक पहलुओं पर ज्यादा जोर देते हैं। मतलब प्रोसीजर, जैसे होता है ना, नौकरशाही क्या कहती है कि भाई आप कोई भी काम करना चाहते हो एक तरीके से करते हुए आओ। माना कि तरीके से काम करना अच्छी बात है, लेकिन वो तरीका ही क्यों अपनाएं जिसमें बहुत दुविधा है, जिसमें बहुत सारे व्यवधान हैं, जिसमें बहुत सारी बाधाएं हैं। हम उन बाधाओं और चैलेंजेस को टैकल करें, उस ऑब्स्टेकल को खत्म करें, बाधाओं को, तब जाके हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है। और इसमें क्या करते हैं लोग? सावधानी, नियम, समीक्षा, केंद्रीकरण, अल्प संचार आदि पर अनावश्यक फोकस बढ़ गया कि भाई मॉनिटरिंग करो और सावधानी रखो, समीक्षा करो, रिव्यू करो, ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया। जबकि होना क्या चाहिए था? परिणाम होना चाहिए था, निष्पादन होना चाहिए था, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था, लेकिन उस पर फोकस नहीं रहा। एकाधिकार और प्रतिस्पर्धा की कमी। एकाधिकार, क्योंकि निजी क्षेत्र की भागीदारी बहुत सीमित थी। रक्षा प्रौद्योगिकी में कोई विशेषज्ञता नहीं रखने वाले सामान्य नौकरशाहियों की भूमिका बनी रही, जिनको कोई डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। अब प्राइवेट सेक्टर को आप घुसने नहीं दे रहे हो, इसमें प्राइवेट सेक्टर इसमें घुस नहीं सकता। तो ऐसे में जो है कि कमेटी कह रही है कि डीआरडीओ पे प्रश्न चिन्ह उठता है कि भाई आप किस तरीके से काम कर रहे हो, आपकी कार्यप्रणाली अच्छी नहीं चल रही है। तो आप कहोगे सर ये टॉपिक आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो? तो यूपीएससी कभी कभी ऐसे टॉपिक से भी प्रश्न बना लेता है। अब आगे बढ़ने से पहले हम डीआरडीओ के बारे में छोटी जानकारी ले लेते हैं कि डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, वो नई दिल्ली में है। रक्षा मंत्रालय की अनुसंधान और विकास शाखा है। ये क्या है? रक्षा मंत्रालय की अनुसंधान और विकास शाखा है। और युद्ध के प्रभाव को अपने पक्ष में करने के लिए रक्षा बलों को नवीन तकनीकी समाधान प्रदान करना, ये एक इसका मिशन है। दूसरा, सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों और उपकरणों से लैस करना। तो इसका कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इसरो करता है, जैसे मिसाइल लॉन्चर हो गया, चंद्रयान, मंगलयान, ये जो करना है, ऐसा इसका कोई मिशन नहीं होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि डीआरडीओ और इसरो एक जैसा काम करते हैं। तो सीधी भाषा में कहूँ, इसरो का मतलब ही है स्पेस, यानी अंतरिक्ष का काम करना, और डीआरडीओ का मतलब है कि हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना जो हम अपने देश में अप्लाई करते हैं। जैसे अग्नि मिसाइल हो गई, पृथ्वी मिसाइल हो गई, ब्रह्मोस हो गई, तेजस हो गया, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हो गया, पिनाका हो गया, अर्जुन MK1 हो गया, इन सभी चीज़ों के ऊपर ये काम करते हैं, इनकी टेक्नोलॉजी को एडवांस करते हैं, जिससे हम अपने देश की सुरक्षा को और भी मजबूत कर सकें। अब हम आगे की राह में देखेंगे कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले नई रक्षा तकनीकी औद्योगिक कंसोर्टियम संरचना का निर्माण करना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास, विनिर्माण अवधारणा, रणनीति और संरचना को एकीकृत कर लेना। मतलब डेवलपमेंट कैसा होगा, मैन्युफैक्चरिंग कैसी होगी, स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये सभी चीजें एकीकृत होनी चाहिए, एक ही प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। एक तीसरी शक्ति अर्थात निजी क्षेत्र को बड़े पैमाने पर आकर्षित करने में हमें मदद मिलेगी, और आवश्यक नवाचारों को पोषित करने हेतु आईडेक्स जैसे परिवेश को कंसोर्टियम के अधीन लाना चाहिए। मतलब कि नई नई जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, इनोवेशन चाहिए, उसमें हमें कंसोर्टियम एक तैयार करना चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। जो नए नए जो है कि एक तो पूंजी की दिक्कत जो होती है हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे की, वो समस्या खत्म होगी, और नई नई टेक्नोलॉजी इनके पास होती है तो वो भी समस्या हमारे पास खत्म हो जाएगी। और साथ ही साथ एक शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था भी होनी चाहिए, जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद की यहाँ पे स्थापना की जानी चाहिए, जो किसी भी मामले में शीर्ष निर्णय ले और उसके निर्णय को ही प्रभावी किया जाए, उसके निर्णय पर काम किया जा सके। ठीक है। और आगे हम देख सकते हैं, आगे की राह में सैन्य मामलों के विभाग के भीतर एक नए त्रिसेवा विभाग का गठन करो। त्रिसेवा, यह कदम क्षमता विकास, रक्षा अनुसंधान और विकास के एकीकरण की दिशा में रक्षा अनुसंधान और प्रबंधन में निगरानी करेगा, सुनिश्चितता करेगा।
और इसी के साथ हमें प्रक्रियात्मक उपाय पर फोकस करना चाहिए। कोई भी संशोधन या सुधार प्रोटोटाइप चरण में ही किया जाना चाहिए, उत्पादन के स्तर पे संशोधन से बचना चाहिए। यानी जब आप प्लानिंग बना रहे हो, जब कोई आप प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो, जब उसकी केवल रिटन पेपर हो रहे हैं, मतलब सिनॉप्सिस तैयार हो रही है, तो उसी समय उसमें जो भी लूप फॉल्स है उसको जो है कि आप चेंज कर लो प्रोटोटाइप स्तर पे ही। अब ये नहीं कि प्रोडक्शन कंपनी ने शुरू कर दिया है और अब आप चल रहे हो उसमें संशोधन करने, तो इससे क्या होता है, कंपनी को लॉस होता है, प्रोडक्शन रुक जाता है, बहुत सारी चीजें वहीं की वहीं स्थिर रह जाती हैं। तो ये प्रॉब्लमैटिक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और डीआरडीओ की अनुपयोगी प्रयोगशालाओं और परियोजनाओं को बंद कर देना चाहिए जिसका अब प्रयोग नहीं किया जा रहा है, जिसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो उनको जब हम अगर बेच देंगे तो उससे बड़ी मात्रा में हमें क्या मिलेगा, भू परिसंपत्ति प्राप्त होगी। और उनको जब हम बेचेंगे, मौद्रीकरण करेंगे, तो उससे जो प्राप्त धनराशि होगी उससे हम एक कोष की स्थापना करेंगे और उस कोष का हम प्रयोग जो है कि डीआरडीओ के लिए यूज कर सकते हैं, कुछ उसके डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए, इनोवेटिव वर्क्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये आइडिया भी सही है कि जो लैब अब यूज नहीं हो रही है, जो प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, उनके लिए जो पैसा मिल सकता है उसे आप निकालिए। इसी को हम कहते हैं डिमोनेटाइजेशन करना, सॉरी डिमोनेटाइज कर रहा हूँ दोस्तों, डिसइन्वेस्टमेंट करना, विनिवेश करना। मतलब एक बार जो पैसा मिला था उसको दोबारा हम पैसे में कन्वर्ट कर लें, जो चीज़ें यूज़ नहीं हो रही हैं। तो समझ में आ गया। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, जहाँ से यूपीएससी ने इस बार एक प्रश्न भी पूछ लिया था। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सीएपीएफ, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छी बात है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। अब इस पे बात करने से पहले हम यहाँ पे चीज़ों को समझेंगे कि क्या मुद्दा है दोस्तों और क्या बात थी। तो गृह मंत्रालय ने पिछले 13 वर्षों में सीएपीएफ के 1532 जवानों ने आत्महत्या की है। यह उल्लेख किया है, गृह मंत्रालय ने कहा है कि ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से सीएपीएफ के लगभग 1532 जवानों ने जो है कि क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। तो मुद्दा तो सोचने वाला है कि 13 साल में इतने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, अच्छी खासी नौकरी, अच्छी खासी सैलरी पैकेज है, फिर भी कर रहे हैं। तो वर्तमान में अगर हम आपको बता दें कि 7 अलग अलग केंद्रीय सशस्त्र बल जो पुलिस के हैं वो गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। तो ये आपको सातों को पता होना चाहिए। और ये पूरा टॉपिक जो है कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हालांकि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन प्रीलिम्स के लिए है। तो प्रीलिम्स आप लोग पढ़िए, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित ऐसा कोई प्रश्न मेंस में नहीं पूछा जाता है। मेंस में मनी लॉन्ड्रिंग का प्रश्न आएगा, साइबर अटैक का प्रश्न आएगा, सीमा पर जो है कि आंतरिक विस्थापन और आंतरिक चुनौतियां जो होती हैं वो पूछे जाते हैं, लेकिन पुलिस की फंक्शनिंग नहीं पूछी जाती है। तो ये पूरा टॉपिक ही जब आप पढ़ेंगे तो ये पूरा का पूरा प्रीलिम्स है, यानी जिसपे फैक्ट इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो पहली चीज, ये 7 प्रकार की जो पुलिस सशस्त्र बल है ये गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA। तो 7 कौन कौन से हैं, तो आप देखोगे सबसे पहले मिलेगा आपको SSB। और यहाँ से आपको आज पहली बार पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से बल कहाँ कहाँ पे काम करते हैं, कहाँ कहाँ पे उनकी नौकरी लगती है, वो चीज़ें क्या करते हैं। तो सशस्त्र सीमा बल, अब सशस्त्र सीमा बल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे तो इसका गठन 1963 में भूटान और नेपाल से लगी सीमाओं की सुरक्षा के लिए। तो SSB कहाँ पर अपनी फंक्शनिंग करती है, भूटान और नेपाल से लगी हुई सीमा। अब भूटान नेपाल से जैसे सिक्किम की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है थोड़ी सी, और इधर यूपी की सीमा लगती है नेपाल से। तो यहाँ पर जो है कि SSB तैनात की जाती है, 63 में बनी। और एक आता है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब यहाँ पर ये छोटे छोटे जो डिफरेंसेस है ना, ये आपको क्लियर हो जाएंगे आज की क्लास में। BSF क्या करती है, इसका गठन 1965 में हुआ। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगने वाले भारतीय सीमाओं की सुरक्षा करती है। जैसे कि बांग्लादेश से 5 राज्यों की सीमा बाउंड्री शेयर होती है, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तो इन बाउंड्री पर जो है कि BSF लगता है। वहीं BSF आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जो कोई भी अगर बाघा बॉर्डर गया होगा अमृतसर के पास, जहां पर आप देखोगे BSF के जवान लगे होते हैं पाकिस्तान की सीमा पर, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख, इन क्षेत्रों पर भी BSF लगते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर सुरक्षा करते हैं। साथ ही साथ ये नक्सल रोधी अभियान, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियान, आपदा प्रबंधन, इन क्षेत्रों में भी अपना योगदान देते हैं। तो क्लियर होना चाहिए आपको BSF कहाँ काम करता है, SSB कहाँ काम करता है। और ITBP, इसमें तो लिखा हुआ है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इट मीन्स कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस। ये भारत और चीन सीमाओं की सुरक्षा के लिए 1962 में गठित की गई थी, जब भारत चाइना वॉर हुआ था उसके बाद। असम राइफल्स, AR, ब्रिटिश चाय बागानों की सुरक्षा के लिए 1835 में कछार लेवी के रूप में इन्हें गठित किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, क्योंकि वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश की चाय बागान के जो मालिक हैं उनकी सुरक्षा की जा सके और उनके चाय बागानों की भी हम सुरक्षा कर सकें। उस समय दार्जिलिंग
और आसाम वगैरह ये सब एक ही क्षेत्र माने जाते थे, तो वहाँ पर सबसे अधिक चाय की खेती होती थी। तो उनकी सुरक्षा के लिए ये 1835 में गठित किया गया और 1917 में इसका नाम असम राइफल्स कर दिया गया। यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही ये असम राइफल्स जो है कि नाम दिया गया, और जो आज भी वर्तमान में स्वतंत्र भारत के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ये भारत और म्यांमार की सीमा रक्षा करते हैं। अब वहाँ पर म्यांमार से जो 4 राज्य जुड़ते हैं हमारे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन चारों ही बाउंड्री पर हमारे कौन देखने को मिलेंगे? असम राइफल्स के सैनिक मिलेंगे। और आपको क्या लग रहा होगा कि ये असम में खड़े होंगे, तो ऐसा नहीं है, ये भारत और म्यांमार की सीमा पर है। दोहरा नियंत्रण होता है इनके ऊपर। एक तो प्रशासन इनका केंद्रीय गृह मंत्रालय देखता है, क्योंकि हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं टॉपिक, ये गृह मंत्रालय के अधीन रहने वाली पुलिस सेवा को पढ़ रहे हैं। वहीं जबकि इनकी ऑपरेशनिंग जो नियंत्रण होता है वो भारतीय थल सेना के पास होता है। यानी अगर इन्हें म्यांमार से संबंधित कोई अटैक करना है कि नहीं करना है, म्यांमार से आए हुए शरणार्थियों को बचाना है कि नहीं बचाना है, आतंकवादी गठबंधन को मारना है कि नहीं मारना है, तो इसके लिए ये भारतीय थल सेना से परमिशन पहले लेते हैं। सीआरपीएफ की बात करें, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, विधि के शासन, लोक व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए 1939 में गठित किया गया था सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो ये सीआरपीएफ होती है जो आपको इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, रूल ऑफ लॉ को जो है कि बनाए रखना, ये सभी चीज़ों के लिए काम करते हैं। ये भारत के अंदर के क्षेत्रों में काम करते हैं, जो राज्यों में काम करते हैं, न कि किसी बाउंड्री पे ये नहीं होते हैं। सीआईएसएफ की बात करें, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये मुख्य रूप से 1969 में गठित की गई थी और ये महत्वपूर्ण सरकारी भवन, स्मारक, हवाई अड्डों, परमाणु प्रतिष्ठानों, अंतरिक्ष प्रतिष्ठानों और दिल्ली मेट्रो में भी इनका सुरक्षा का काम किया जाता है। तो इंडस्ट्री का मतलब होता है औद्योगिक। अब जैसे यहाँ पे कोई इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जैसे आपकी भेल हो गई, ओएनजीसी हो गई और एनटीपीसी हो गई, जितनी भी सरकारी इंडस्ट्रीज है वहाँ पर ये काम करते हैं। जितने महत्वपूर्ण स्मारक है, आप दिल्ली में जाइए, संसद भवन देखिए, इंडिया गेट देखिए, राष्ट्रपति भवन देखिए, यहाँ पर सीआईएसएफ देखने को मिलेंगे आपको। हवाई अड्डों पर देख सकते हैं, एयरपोर्ट पर आप देखेंगे, मेट्रोज में देखेंगे। तो ये सभी की सभी कहाँ पे काम कर रही हैं? भारत के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर में। और एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट एनएसजी। एनएसजी की बात करेंगे तो आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए काम करता है। 1986 में गठित किया गया और यूनाइटेड किंगडम के SAS और जर्मनी के GSG-9 की तर्ज पर इसे तैयार किया गया। तो आप देखोगे अक्सर न्यूक्लियर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, हालांकि कुछ NSG कमांडो आपके प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में भी होते हैं, कुछ Z+ सिक्योरिटी में भी लगे होते हैं, गृह मंत्री के साहब के आसपास भी होते हैं, लेकिन कई सारे आतंकी जो हमले होते हैं उनको भी ये विफल करने में कामयाब रहे हैं। जैसे आप देखोगे संसद पे जो अफजल गुरु के समय में अटैक हुआ था, सोमनाथ मंदिर पे एक मूवी आई थी, उस पे जो है कि जो अटैक हुआ था गुजरात में, तो एनएसजी कई जगह आतंकी हमलों को विफल करने के लिए काम करती है। तो ये 7 प्रकार की जो पुलिस सेवाएं मैंने आपको बताई, असम राइफल, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एनएसजी, बीएसएफ, एसएसबी, ये सभी की सभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अधीन जो है कि प्रशासनिक रूप से लाइबल होती हैं, जिम्मेदार होती हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे कि सीएपीएफ के समक्ष जितना भी जो हमारा सशस्त्र बल है केंद्रीय स्तर पे, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अगर हम समस्याओं की बात करें तो पहली आती है कि बड़ी संख्या में पदों की रिक्तियां हैं यहाँ पर, जिससे सैन्य बल पर बोझ उत्पन्न हो रहा है। अब जहाँ पे 4 सैनिकों की जरूरत है वहाँ पे सरकार 1 सैनिक से काम करा रही है, तो 1 सैनिक 4 लोगों का काम कर रहा है, तो उसके ऊपर बोझ ज़्यादा है, जिससे देश की सुरक्षा प्रभावित हो रही है, क्योंकि वो पूरी तरीके से सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। जहाँ पे 4 लोगों की जरूरत है वहाँ 1 व्यक्ति से आप सुरक्षा की उम्मीद करोगे, कैसे कर लेगा कोई व्यक्ति? मशीन तो है नहीं, इंसान है, इंसान थकता भी है, उसके पास भावनाएं भी होती हैं, उसका अपना परिवार भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से बड़ी संख्या में जो पद की रिक्तियां उसे भरना चाहिए सरकार को। तनाव प्रबंधन की कमी, बड़ी संख्या में यहाँ पे आत्महत्या की जा रही है, 1535 लोगों ने आत्महत्या की है। इसका मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं दी जाती, केवल वर्कलोड दिया जाता है। सशस्त्र बलों का नौकरशाहीकरण और पदोन्नति की दर में गिरावट, यानी सीएपीएफ में शीर्ष पदों पर आईपीएस अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। इससे सुरक्षा बलों पर निराशाजनक प्रभाव पड़ता है और उनकी प्रभावशीलता भी प्रभावित होती है। मजबूत आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र मौजूद न होना, यानी कि अगर किसी सिपाही को या किसी पुलिसकर्मी को अगर कोई शिकायत करनी है विभाग के बारे में या कोई सुझाव देना है, तो ऐसा कोई भी शिकायत निवारण तंत्र मौजूद नहीं है वर्तमान में। खराब बुनियादी ढांचा,
जैसे बहुत जगह आप देखोगे बंदूकों में जो है कि कोई जान ही नहीं है, जंग लगी पड़ी है। चौकी जो बनी हुई है, पुलिस चौकियां, सीमा चौकियां जो बनी है, वहां पे कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये भी आप देखो खराब बुनियादी ढांचा देखने को मिलता है। आधुनिक हथियारों की कमी, आधुनिक हथियारों की कमी है, वस्त्रों की कमी है, बुलेट प्रूफ जैकेट की कमी है, बहुत सारे उपकरण नहीं है, नाइट विजन लेंस की कमी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, उनकी कमी है। साथ ही ऐसा माना गया कि इनकी खरीद प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है और इनकी खरीद में बहुत अधिक समय लगता है। राज्यों की मांग भी, राज्य में कानून व्यवस्था के मुद्दे से निपटने के लिए राज्य सीएपीएफ पर अत्यधिक निर्भर है। और उस सीएपीएफ में कौन आता है? स्पेशली सीआईएसएफ हो गया आपका, और सीआरपीएफ हो गया, एनएसजी हो गया। ये सब राज्य के जो व्यवस्था होती है, ये क्या करते हैं? सीएपीएफ पर भी निर्भर होते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम्स होती है। हालांकि सीएपीएफ के कुल स्वीकृत पदों की संख्या लगभग 11 लाख है, जिसमें महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व वो 3.76 है, बहुत ही कम है। और इसमें अभी भी 83,000 पद रिक्त है। तो इन पदों को भरने पे हमारी जो संख्या की कमी है, कुछ हद तक जो है कि ये समस्या खत्म हो सकती है। पूरी तरीके से नहीं, लेकिन कुछ हद तक ये समस्या कम हो सकेगी। बात करेंगे सीएपीएफ के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। जैसे राज्यों में विशेष बल की स्थापना की जानी चाहिए। राज्य को अपने स्वयं के सैन्य बल का गठन करना चाहिए, जिससे क्या करें, वो जो सीएपीएफ पर निर्भरता थी वो उसे समाप्त कर दी जाए और वो अपने अंतर्गत, अपने राज्य के अंतर्गत वो अपना सैन्य बल का गठन करें। और इससे क्या होगा, मौजूदा पुलिस बल को सशक्त किया जा सकता है, ट्रेनिंग वगैरह देके, टाइमिंग निकाल के, उनके लिए समय निकाल कर। तो राज्यों की जो डिमांड होती है सीएपीएफ से, यानी गृह मंत्रालय से, उस डिमांड को रोककर राज्यों को ये अनुमति दे दें कि वो अपना खुद का सैन्य गठन कर लें, सैन्य बल का गठन करें। प्रशिक्षण विधियों को एडवांस किया जाए ताकि उनमें नवीनतम आवश्यकताओं के अनुसार सुधार किया जा सके और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को भी अपडेट किया जाए। ये वाली चीजें हैं। महिलाओं का प्रतिनिधित्व, सीएपीएफ में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए और एक अलग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी निर्धारित होना चाहिए। अभी आपने देखा कि लगभग 3.8% ही महिलाओं का योगदान है, जबकि हमें इसे बढ़ाकर लगभग 20 to 25% पहुंचाना चाहिए। आज बहुत सारी महिलाएं हैं जो आर्मी में जाना चाहती हैं, जो डिफेंस सिस्टम में जाना चाहती है, जो पुलिस सिस्टम में जाना चाहती है, लेकिन वैकेंसी न होने की वजह से, रिजर्वेशन न होने की वजह से, सीटों की संख्या कम होने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो वो महिलाएं चाहती हैं कि देश सेवा करें, लेकिन देश सेवा करने का उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार को इसमें सुधार करना चाहिए। अग्निवीरों को शामिल किया जाए। अग्निवीरों को शामिल करने हेतु जो निर्धारित 10% का आरक्षण है, मौजूदा प्रावधान को सभी सीएपीएफ में ठीक से लागू किया जाना चाहिए। ये कहा जाता है ना कि जो भी व्यक्ति अग्निवीर सेवा में रहेगा, 4 साल सेवा करेगा, उसके बाद उसे कुछ स्पेशल वैकेंसीज में 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा, जैसे सीआईएसएफ हो गया, आरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया। लेकिन इनमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता सही ढंग से, तो इसको सही तरीके से सीएपीएफ में आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वहीं शिकायत निवारण एक तंत्र को स्थापित किया जाए, जहां से पदोन्नति में देरी या कार्मिकों के बीच जो अगर कोई टकराव है या कोई उत्पीड़न हो रहा है कार्यस्थल पे, तो उसकी जानकारी दे सकें वो। और बल को तनाव मुक्त करना, ठीक है। जितना भी आपका जो ट्रेनिंग फोर्सेस है, यानी कि जो आपकी सीएपीएफ कमांडर्स हैं, जो पुलिस फोर्सेस है, जो सीआईएसएफ है, इनका जो स्ट्रेस हो रहा है, जो पारिवारिक चिंता को लेके, देश की सुरक्षा को लेके, आतंकवादी गतिविधियों को लेके, ब्यूरोक्रेसी के आदेश को लेके, बड़े बड़े मंत्रियों और नेताओं के आदेशों को लेकर जो तनाव हो जाता है, इस तनाव को मैनेज करने के लिए इनको समय समय पर प्रशिक्षण देना चाहिए, मॉडलिंग करनी चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि ये अपने तनाव को कम कर सकें और बेहतर तरीके से अपनी क्षमता का प्रयोग कर सकें। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक लगा मुझे, जो है कि मेंस में तो हालांकि कम चांस है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रख लीजिएगा, सही तरीके से पढ़िएगा। अब यहाँ पर एक हम आखिरी टॉपिक देख रहे हैं यहाँ पे, फिर इसके बाद हम संक्षिप्त सुर्खियों को इसमें कवर करेंगे। तो टॉपिक है आपका अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन का विधेयक 2023। हालांकि अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण अनुशासन विधेयक 2023 को संसद के दोनों सदनों ने मंजूरी प्रदान कर दी है। संसद के दोनों सदनों ने मंजूरी प्रदान कर दी है। तो इसको समझते हैं, तो जरा हम देख लेते हैं यहाँ पे कि अंतर मतलब जो अलग अलग अंतर सेवा संगठन मौजूद है वर्तमान में, जैसे अंडमान निकोबार कमान है, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी है, संयुक्त प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जिसमें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज आदि है। वर्तमान में सेवाओं के रक्षा कर्मी वायुसेना अधिनियम 1950, थल सेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1957 के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। तो ये जो अलग अलग जो हमारे कमांड सेक्शन है, इनके द्वारा जो है कि वो रेगुलेट होते हैं।
हालांकि उपर्युक्त आईएसओ के कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड को अन्य सेवाओं से संबंधित कर्मियों पर अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग का अधिकार नहीं दिया गया है। जो भी ऊपर की जो आपने ये वायुसेना, थल सेना, नौसेना अधिनियम देखा, तो इसमें आईएसओ के जो कमांडर इन चीफ हैं अंतर सेवा संगठन के, इनको अभी कर्मियों पर अनुशासन और प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग का अधिकार नहीं दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ आईएसओ के इन अधिकारियों को उनकी कमान के तहत सेवारत कर्मियों पर नियंत्रण रखने के लिए उन्हें सशक्त बनाने के लिए आवश्यकता को बल मिला है। तो इससे जो है कि ये एक नई बात निकल के आई यहाँ पर। तो हम देखते हैं विधेयक के प्रमुख प्रावधान की क्या क्या प्रावधान हुए। अंतर सेवा संगठन को परिभाषित करना, सबसे पहली चीज कि संयुक्त सेवा कमान सहित सैनिकों के एक ऐसे दल के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए जिसमें 1950 वायुसेना अधिनियम, थल सेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 या उक्त अधिनियमों में से किन्हीं दो के अधीन सेवारत कर्मी शामिल होना चाहिए। तो आईएसओ के अंतर्गत कौन आएगा? अंतर सेवा संगठन का मतलब क्या हो गया? जहां आप दो या दो से अधिक चीजों में जुड़े हों, तो कम से कम दो सेवाओं में तो आप रहने चाहिए। ठीक है, चाहे आप थल सेना में हो, वायुसेना में हो, चाहे वायुसेना नौसेना में हो, चाहे थल सेना नौसेना में हो, किसी भी दो सेवाओं में अगर आप कर्मी रहे, सेवारत कर्मी रहे, तो आपको आईएसओ के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। केंद्र द्वारा आईएसओ का गठन, आईएसओ के गठन का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है, जिसमें केंद्र सरकार तीनों सेवाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना में कम से कम दो सेवाओं से संबंधित कर्मियों से युक्त एक आईएसओ का गठन कर सकती है। तो मैंने यही तो बताया कि किसी भी दो सेवाओं में अगर आप सेवारत रह चुके हैं, आपने सर्विस दी है, तो आपको आईएसओ के अंतर्गत गठित किया जा सकता है। कमांडर इन चीफ को सशक्त बनाने की बात हो रही है और मौजूदा संगठन को बनाए रखना। पहले से मौजूद आईएसओ और उनसे संबंधित कमांडर को अपने कार्य जारी रखेंगे। मौजूदा आईएसओ में अंडमान निकोबार आता है, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी आती है और रक्षा मतलब राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भी शामिल है। केंद्र सरकार का अधीक्षण, आईएसओ का अधीक्षण करने का प्राधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त होगा। वहीं केंद्र सरकार के अधीन अन्य बल आते हैं, जैसे केंद्र भारत में स्थापित संचालित किसी भी बल को अधिसूचित कर सकता है और जिस पर यह विधेयक लागू होगा। मामलों का शीघ्र निपटान और व्यापक एकीकरण, ठीक है, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा इस टॉपिक के बारे में कि आईएसओ क्या है। एक अंतर सेवा संगठन की बात हो रही है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर दो सेवाओं में अगर कार्यरत रह चुका है, चाहे वो वायुसेना में, थल सेना में, नौसेना में, किसी भी दो सेवा में है, तो वो आईएसओ का सदस्य बनेगा और केंद्र सरकार इसका नियंत्रण करेगी, रिव्यू करेगी, समीक्षा करेगी, पदावधि करेगी, सब कुछ केंद्र सरकार के पास इसकी शक्तियां रहेंगी। तो ये तीन टॉपिक मैंने आज डिस्कस किए सिक्योरिटी से, और अब हम पढ़ेंगे छोटे वाले जो इंपॉर्टेंट संक्षिप्त सुर्खियां हैं जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स में मेनली पूछ ली जाती हैं सिंगल वर्ड करके। जैसे मोबाइल उपयोगकर्ता सुरक्षा सुधार, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो आप देखोगे संचार मंत्रालय ने दो मोबाइल उपयोगकर्ता सुरक्षा सुधार पेश किए हैं। जैसे जो लोग भी मोबाइल के यूजर हैं उनमें दो जो है कि सुधार पेश किए हैं और ये सुधार संचार साथी पोर्टल के पूरक होंगे। तो वो दो सुधार कौन से हैं? पहला सुधार है पॉइंट ऑफ सेल पंजीकरण सुधार, जिसमें फ्रेंचाइजी लाइसेंस धारक अगर कोई फ्रेंचाइजी ले रहा है या कोई एजेंट है या कोई वितरक है, तो इनका अनिवार्य पंजीकरण किया जाना चाहिए ताकि जो फर्जी वाले हैं उसे खत्म किया जाए। दूसरा, केवाईसी के स्तर पर सुधार होना चाहिए, जो कि जनसांख्यिकीय विवरण अनिवार्य होना चाहिए इसमें। क्लियर है? संचार साथी पोर्टल की मदद से मोबाइल ग्राहक अपने नाम पर पंजीकृत मोबाइल कनेक्शन का पता लगा सकते हैं, चोरी या खोए हुए मोबाइल हैंडसेट की रिपोर्ट कर सकते हैं और उसे ब्लॉक कर सकते हैं। अब ऐसा कई बार ऐसे होता था पहले कि आप जाते थे किसी दुकान पे और आधार कार्ड अपना देते थे, लेकिन आपको सिम किसी और के आधार कार्ड पे रजिस्टर्ड मिलती थी। और ऐसे में अगर आप कोई क्राइम कर रहे हो, कोई भी गलती कर रहे हो, तो जिस व्यक्ति के नाम पे रजिस्टर्ड था वो सिम, वो व्यक्ति पकड़ा जाता था। तो ये हादसा आपके साथ भी हो सकता है कि आपके नाम के आधार पे या आपकी आईडीज पे कोई तीसरा व्यक्ति यूज कर रहा है सिम को, मोबाइल चला रहा है और कोई भी एक्टिविटी अगर वो गलत कर रहा है तो गवर्नमेंट आपको पकड़ेगी आपकी आईडी के बेस पे। तो इन सभी चीज़ों को जो है कि सुधारने की बात की गई, जिससे हर व्यक्ति का जो मोबाइल होगा, यानी कि जो मोबाइल ग्राहक है, उसके नाम पर ही वो पंजीकृत होगा। अभी तक केवल सिम की बात होती थी, लेकिन अब मोबाइल को भी रजिस्टर्ड किया जा रहा है। अभी तक हम क्या करते हैं, सिम को खरीदते तो सिम केवल रजिस्टर्ड होता है। मोबाइल आपका अगर खो भी गया तो EMI उसमें नंबर एक पड़ा होता है, IMEI लिखा होता है, और उसमें जो है कि बहुत सारे फंक्शन होते हैं कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी
सिम अपना लगा के काम करे तो भी आपके ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि असल में वो मोबाइल आपका है, आपकी ईमेल आईडी उसमें, आपका डाटा उसमें, आपकी इमेजेस उसमें है। तो इसीलिए अब मोबाइल का भी रजिस्ट्रेशन एक तरीके से होगा और मोबाइल कनेक्शन का पता लगेगा और चोरी हुए मोबाइल के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो आम भाषा में कहूँ तो सिम की जगह अब ये मोबाइल को भी रजिस्टर्ड करने की बात हो रही है। अब आगे देखते हैं, एक और अगला पॉइंट है एकॉस्टिक साइड चैनल अटैक्स। एकॉस्टिक साइड चैनल अटैक्स, इसके बारे में समझते हैं। लैपटॉप के उपयोग ने ASCA के दायरे को बढ़ा दिया। यानी ASCA क्या है? ये एकॉस्टिक साइड चैनल अटैक्स है। जैसे जैसे हम लोगों का लैपटॉप का काम बढ़ता जा रहा है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, लैपटॉप पे ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, ज़्यादा हार्डवेयर पार्ट्स के यूज़ कर रहे हैं, धीरे धीरे उस पर वर्कलोड बढ़ने से ये अटैक बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि लैपटॉप के सभी मॉडल में लगभग एक जैसा ही कीबोर्ड होता है और आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है इसके सक्षम डीप लर्निंग द्वारा उसके विश्लेषण को आसान बनाता है कि अगर कोई व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर तक डायल कर रहा है तो जनरली वो कीबोर्ड के राइट हैंड वाले पार्ट पे जहां पे वो लिखे होते हैं 1 2 3 तो पता चल जाता है कि जनरली कि बंदे ने अगर ये बटन दबाया तो इसका मतलब इसका मीनिंग 1 है, इसका मीनिंग 2 है। अगर कीबोर्ड अलग अलग होते तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक जनरल पैटर्न रिवाइज करने का मौका नहीं मिलता। किसी के डिवाइस में 1 यहाँ पर है, किसी के डिवाइस में 2 वहाँ पर है, किसी के डिवाइस में A फॉर एप्पल कहीं और लिखा है, किसी के डिवाइस में कहीं और लिखा होता है, लेकिन जनरली जो है कि कीबोर्ड के पैटर्न सेम टू सेम है। तो ये एकॉस्टिक साइड चैनल अटैक्स एक साइबर अटैक है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके बटन दबाए जाने से उत्पन्न ध्वनि के विश्लेषण द्वारा पासवर्ड को डिकोड किया जा रहा है। आप लोग अक्सर कोई प्रोफाइल खोलते हो, अपने लैपटॉप को ऑन करते हो, सिस्टम को ऑन करते हो और उसमें जो पासवर्ड डालते हो वो पर्टिकुलर उसी कीबोर्ड से तो डालते हो जो वहाँ पे कनेक्ट होता है और वो कीबोर्ड लगभग जो है कि सभी के एक जैसे होते हैं। तो साइबर अटैक वाले क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपके पासवर्ड को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए कितना खतरनाक स्तर है ये हैकिंग का कि आप अपने आप कीबोर्ड से भी नहीं बच पा रहे हो। कीबोर्ड में जो भी बटन यूज कर रहे हो वो साइबर अटैक वालों को पता चल जा रहा है कि अच्छा इसने इस प्रकार की बीप आई है। अगर 5 आपने दबाया तो एक अलग प्रकार की ध्वनि निकलेगी, अगर आपने Z दबाया है तो एक अलग प्रकार की ध्वनि निकलेगी और उस ध्वनि से वो लोग क्रैक कर लेंगे कि आपका पासवर्ड क्या हो सकता है। तो आप समझ पा रहे हो कितना खतरनाक है। तो विश्लेषण के आधार पे क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम को हैक करने का एक तरीका है ये, जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे, बिजली की खपत, कीबोर्ड की ध्वनि और प्रिंटर इन सभी चीज़ों में सहायक होते हैं। इनके माध्यम से हम पासवर्ड को हैक करवा रहे हैं। तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर एक आगे देखते हैं हम लोग, स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अगर मैं बात करूं कि स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसकी बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना को इजरायली स्पाइक जो नॉन लाइन ऑफ साइट है यानी NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें प्राप्त हो चुकी हैं। तो भारतीय वायुसेना को इजराइल से मिसाइलें प्राप्त हुई हैं। स्पाइक NLOS को रूसी मूल के MI-17V5 हेलीकॉप्टर के साथ एकीकृत किया गया है और इसे इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने विकसित किया है और यह स्पाइक मिसाइलें जो है 6ठी पीढ़ी की। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए पूछा जा सकता है किस पीढ़ी की है ये। इसकी विशेषता क्या है, पहाड़ों के पीछे छिपे शत्रु के ठिकानों को नष्ट कर सकते हैं, जैसे कारगिल वाला युद्ध हो गया, या आप देखोगे लद्दाख और POK वाला जो क्षेत्र है हमारे भारत का, यहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्रों के पीछे आतंकवादी गठन होते हैं तो इनको भी ये नष्ट कर सकती है। मारक क्षमता 25 किलोमीटर लगभग। दागो और फूल जाओ के सिद्धांत पे यानी कि फायर एंड फॉरगेट, भूल जाओ ये कहाँ गई पता नहीं, हल्की मिसाइल है और यह एक सामरिक सुस्पष्ट निर्देशित मिसाइल है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और फाइबर ऑप्टिक प्रौद्योगिकी का उपयोग इसमें किया गया। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है लास्ट वाली, ये पूछा जा सकता है आपसे इस मिसाइल के बारे में विशेषताओं के तौर पे जब UPSC देता है 4 स्टेटमेंट कि अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना को इजराइल से स्पाइक की 6ठी मतलब स्पाइक मिसाइलें प्राप्त हुई हैं। पहला स्टेटमेंट ये 6ठी पीढ़ी की है, दूसरा स्टेटमेंट ये फाइबर ऑप्टिक पे काम करती है, तीसरा स्टेटमेंट ये फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पे काम करती है। तो आपको तीनों स्टेटमेंट अगर पता होंगे तभी आप UPSC के प्रीलिम्स को टैकल कर पाओगे, इस प्रश्न को कर पाओगे। तो इस तरीके से ये प्रश्न बन जाते हैं। फिर यहाँ पर अगला टॉपिक देखते हैं, अस्त्र मिसाइल। अस्त्र मिसाइल की बात करेंगे तो हल्के लड़ाकू विमान तेजस से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यह मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली है जो हवा से हवा मार करती है। तो ध्यान देना, अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती है, एयर टू एयर तक ये मार करती है और इसे DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। अभी तो मैं बता रहा था आपको कि DRDO और इसरो में एक बेसिक अंतर यही है,
इसरो स्पेस से रिलेटेड काम करता है, DRDO आपके डिफेंस रिलेटेड काम करता है। विशेषता क्या है कि MK1 संस्करण के लिए 80 से 110 किलोमीटर और MK2 संस्करण के लिए 160 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। ऊंचाई 20 किलोमीटर तक हाइट पकड़ सकती है और अधिकतम गति है मैक की 4.5 तक इसकी गति होती है। फिर अगले पॉइंट को देखते हैं, 3D प्रिंटेड बम। ये क्या है दोस्तों? तो हाल ही में यूक्रेन ने गोला बारूद की कमी से निपटने और अपनी जवाबी कार्रवाइयों को जारी रखने के लिए 3D प्रिंटेड बमों का निर्माण करने का फैसला किया है। तो ये पूछा जा सकता है कि 3D प्रिंटेड बम की क्या विशेषताएं हैं। तो समझते हैं, यूक्रेन के हथियार निर्माता गोला बारूद की तत्कालिक कमी को पूरा करने के लिए विनिर्माण के विभिन्न मॉडलों की तलाश कर रहे थे, जिसमें देश और विदेश में प्रचलित 3D प्रिंटेड मॉडल उनमें से एक है। 3D प्रिंटर, ध्यान दीजिएगा, जो एक स्वचालित मशीन है प्रिंटेड का उपयोग करने के पहले इनके आवरणों का एक निर्माण किया जाता है और फिर युद्ध के मैदान में C4 विस्फोटकों और छर्रों से इसे भर दिया जाता है। इन बमों को हम कैंडी बम के नाम से भी जानते हैं। ये सस्ते हैं और प्रभावी होते हैं, विभिन्न आकारों में आसानी से निर्मित किए जा सकते हैं, जिसे हम ड्रोन ऑपरेटर्स को दिए गए एक मॉडल की पेलोड क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग करने में मदद करता है, यानी कि ड्रोन से भी फिर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम लास्ट टॉपिक को आज के क्लास का डिस्कस करेंगे, फिर हम अगले टॉपिक में चलेंगे जो हमारा होगा, अभी देखेंगे। सैन्य अभ्यास की बात करें तो ऑसिंडेक्स, ऑस का मतलब हो गया ऑस्ट्रेलिया, IND का मतलब इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना के बीच में ये द्विवार्षिक एक नौसेना अभ्यास है, 2 वर्षों में एक बार होता है। ब्राइट स्टार की बात करेंगे, ब्राइट स्टार 23, तो ये मिस्र में आयोजित किया गया है। यह भी एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास है, जिसमें भारतीय वायुसेना ने पहली बार हिस्सा लिया है। इसमें भारत के साथ USA, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर, ये 5 देश टोटल मिलकर करते हैं ब्राइट स्टार। तो इसमें भारतीय वायुसेना ने पहली बार हिस्सा लिया, जबकि इससे पहले केवल USA, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर ही केवल शामिल रहते थे। तो यहाँ तक आप लोगों ने इस चीज़ को समझा और अगली हमारी जो टॉपिक की क्लास रहेगी वो रहेगी एनवायरनमेंट की। तो एनवायरनमेंट के टॉपिक को हम लोग कल से पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए जो है कि हालांकि कल मैं क्लास नहीं ला पाया क्योंकि वाईफाई का इश्यू था और इस वजह से जो है कि नहीं हुआ, लेकिन कल मैंने शाम को एक लाइव सेशन लिया था। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है RO पर, तो आप उसे जरूर देखिएगा। और इस तरह के अब लाइव सेशन में लगभग जो है कि डाउट क्लियर सेशन रहेंगे, हर दूसरे तीसरे दिन लेने की पूरी कोशिश करूँगा अपने टाइम के हिसाब से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।